हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए सम्राट शुक्ला और हम बात करने वाले हैं टनेज टैक्सेशन के बारे में। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट 2004 में लेके आई थी ताकि शिपिंग कंपनीज का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जा सके। अब कैसे बढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिवनेस? तो इनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, एक ऑप्शन देती है कि आप अपना इनकम अपने नेट टनेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकें। जैसे हम लोगों ने पीजीबीबी में पढ़ा होगा 44 ADAE, उसमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करते थे और उस पर टैक्स पे करते थे। तो वैसे ही इस केस में शिपिंग कंपनीज अपने नेट टर्नेज के बेसिस पे अपना नोशनल इनकम कैलकुलेट करेगी और उस पे अपना टैक्स पे करेगी। अब जैसे कि ये ऑप्शन है, तो इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर आप इस ऑप्शन में आए तो 10 इयर्स तक इससे बाइंड हो जाएंगे, और अगर बीच में आप इससे ऑप्ट आउट होते हैं, इस ऑप्शन को छोड़ के चले जाते हैं, तो नेक्स्ट 10 इयर्स तक इसमें वापस नहीं आ सकेंगे। एक बार आपने दहलीज क्रॉस कर दी तो वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन सरकार मानती है कि 10 साल काफी होते हैं किसी को अपने गलती का पछतावा होने के लिए, तो 10 साल के बाद आप आ सकते हैं। अब एक केस है कि आप वॉलेंट्री ऑप्ट आउट हो गए। दूसरा केस, अगर आपको एक्सपेल्ड कर दिया गया, आपने कोई गलती कर दी, तो आपको निकाल भी देंगे, तो उस केस में भी आप वापस 10 साल तक नहीं आ सकते, तो 10 साल आपका सजा है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया और आपने उसको ये स्कीम समझाया, तो वो बोलेगा सर ये स्कीम तो बहुत अच्छा है, कैसे ऑप्ट कर सकते हैं इसको? तो उसको प्रोसीजर बताना होगा कि आपको जॉइंट कमिश्नर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म 65। कब? अगर आप न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो उसके 3 महीने के अंदर। क्लाइंट बोलेगा सर लेकिन हमारी कंपनी तो ऑलरेडी चालू है, तो आपको एक एलिजिबल कंपनी बनना पड़ेगा और उसके 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देना होगा। अब ये दो केस है, और इसमें थर्ड केस भी आ सकता है। अगर कोई कंपनी अमालगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है, तो उस केस में भी न्यू कंपनी बनने के 3 महीने के अंदर, मतलब अमालगमेशन के 3 महीने के अंदर अप्लाई करना होगा। लेकिन उसमें एक क्वेरी आ सकती है। दो शिपिंग कंपनीज है, एक ने 3 साल तक इस ऑप्शन को यूज किया हुआ है और जो दूसरी कंपनी है उसने सिर्फ 1 साल यूज किया हुआ है। तो क्वेरी ये हो सकती है कि अब बचा हुआ पीरियड किसको कितना मिलेगा? तो उस बारे में ये लॉ बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो न्यू कंपनी को मिलेगा जो अमालगमेटेड कंपनी है। मतलब 3 साल और 1 ईयर इन लोगों ने यूज किया था, तो 7 इयर्स और 9 इयर्स रिमेनिंग पीरियड है। तो न्यू कंपनी को कितना मिलना चाहिए? 9 इयर्स। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबल कंपनी बनने के लिए कंपनी को एक क्वालिफाइंग कंपनी होना पड़ेगा, एक क्वालिफाइंग शिप ओन करना होगा, मतलब खुद का होना होगा, फिर आपको इस बिजनेस को सेपरेट बिजनेस ट्रीट करना होगा। मतलब अगर आप कोई दूसरा बिजनेस भी परफॉर्म करते हैं तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस इनकम इधर मर्ज नहीं होने चाहिए, इधर का उधर नहीं होना चाहिए, और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट शिपिंग कंपनी के लिए, शिपिंग बिजनेस के लिए मेंटेन करना होगा। भले ही ये नोशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको बुक प्रॉफिट्स प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करने होंगे। अब क्वालिफाइंग कंपनी क्या है? एक इंडियन कंपनी होना चाहिए जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, मतलब सारे डिसीजंस इंडिया में लेने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसीजन मेकर्स जो हैं वो इंडिया में बैठ के डिसीजन लेने चाहिए। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। ऐसा ना हो कि कंपनी इंडिया की हो लेकिन सारे डिसीजन आउट ऑफ कंट्री लिए जाते हैं। फिर वो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, तो मेन ऑब्जेक्ट शिपिंग बिजनेस का होना चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग कंपनी हो गया। अब वो क्वालिफाइंग कंपनी को एक एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप ओन करना चाहिए ना। तो क्वालिफाइंग शिप क्या है? क्वालिफाइंग शिप सी गोइंग वेसल होना चाहिए। ऐसा छोटी मोटी बोट्स वगैरह नहीं चलेंगे, अब बड़ी मछली होनी चाहिए
जो सी में घूमती है। तो सी गोइंग वेसल होना चाहिए। फिर उसका नेट टनेज 15 या 15 से ज्यादा होना चाहिए। अगेन बड़ी मछली होनी चाहिए। तो ये जो नेट टनेज है, वो नेट टनेज कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वैलिड सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? उस शिप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो शिप रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, या तो अगर बाहर के देश में रजिस्टर्ड है तो उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग शिप में आता है। अब क्या क्या नहीं आता वो भी देखना पड़ेगा। आप लोग अगर गोवा गए रहेंगे तो देखे रहेंगे कि शिप आता है वहां और लोगों को समुद्र में कुछ दूर लेके जाता है और वहां पे रेस्टोरेंट, डिस्को, बार, मौज मस्ती कराता है। तो ऐसे सर्विसेज जो लैंड पे भी मिलते हैं, वैसे सर्विस अगर कोई शिप या वेसल प्रोवाइड करता है तो वो भी क्वालिफाइंग शिप में नहीं आएगा। फिर ऑटोमेटिक शिप्स होते हैं जो फिशिंग करते हैं, तो वो वाले भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फिर फैक्ट्री शिप होता है, जो अगर कोई फिश मर जाती है और डिके होनी शुरू हो जाती है तो उस पर केमिकल्स लगा देते हैं, उसको फैक्ट्री शिप में ट्रांसफर कर देते हैं। प्लेजर क्राफ्ट, ये क्रूजर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होगा तो लोगों को लेके जाते हैं, और वहां पे जैसे टाइटेनिक हो गया उसी टाइप का, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशंस होते हैं जो ऑयल निकालते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। रिवर फेरीज, ये तो छोटे मोटे शिप होते हैं जो लोगों को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। अब इनके अलावा अगर कोई क्वालिफाइंग शिप है, मतलब ऊपर के कंडीशन में फिट होता है और इसमें नहीं फिट होता, लेकिन फिर भी उसने 30 दिन तक, एक साल में 30 दिन से ज्यादा अपने शिप को फिशिंग के लिए यूज कर लिया, तो वो भी क्वालिफाइंग शिप से बाहर चला जाएगा। तो अब आपका क्लाइंट एलिजिबल कंपनी बन गया ये सब कंडीशन फुलफिल करने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? अब अपना इनकम वो कैसे कैलकुलेट करेगा? तो उसके लिए पहले अपना नेट टनेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेट टनेज में इसमें एक कंडीशन डाला हुआ है कि अगर आपका 50 है, नेट टनेज 50 प्लस है, तो उसको नेक्स्ट 100 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और अगर 50 से कम है तो लोअर 100 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखते हैं। पहले केस में 47,950.783 है, तो ये 50 से ऊपर है तो नेक्स्ट 100 तक राउंड ऑफ हो गया, 950 था 1000 हो गया, 48,000। सेकेंड केस में 13,597 है, अगेन 100 के नियर बाई है तो 600 हो जाएगा, 13,600। थर्ड केस में 7340.230 है, तो ये 50 से कम है, 300 के नियर बाई है तो 7,300। ये जो 100 का राउंडिंग ऑफ है ना, वो इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने जो इनकम का टेबल दिया हुआ है वो पर 100 टन का ही दिया हुआ है। पहले अप टू 1000 अगर आपका टनेज है तो 70 रुपीज पर 100 टन आपका इनकम कैलकुलेट होगा। फिर अप टू 1000 को निकाल दो। फिर नेक्स्ट 9000 के लिए, मतलब अगर आपका 1000 से ज़्यादा है और 10,000 तक है, तो 1000 को हटा के नेक्स्ट टनेज जो आता है उसके ऊपर 53 पर 100 टन कैलकुलेट होगा इनकम। वैसे ही अगर आपका 10,000 से ज़्यादा है तो अप टू 10,000 का हम लोगों ने सेकेंड स्लैब में निकाल लिया, 5470 आया। फिर नेक्स्ट 15,000 तक के लिए 42 रुपीज पर 100 टन का इनकम कैलकुलेट होगा। लेकिन शिप का टनेज 25,000 से भी ज़्यादा है, तो पहले तो 25,000 तक का हम लोगों ने स्लैब वाइज निकाल लिया,
770। उसके बाद जो नेक्स्ट टनेज आएगा वो 29 रुपीज पर 100 टन कैलकुलेट होगा। अब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो डेली टनेज इनकम है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका शिप कितने दिन प्रीवियस ईयर में ऑपरेट किया। अगर 200 दिन काम किया तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका जो डेली टनेज इनकम आता है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं। फर्स्ट केस में राउंड ऑफ होके 48,000 आया नेट टनेज। डेली टनेज इनकम उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया हम लोगों ने 18,440, उसको 100 डेज से मल्टीप्लाई किया। अज्यूम ये वाला जो शिप है वो 100 डेज तक काम किया, तो उसके हिसाब से प्रिजम्पटिव इनकम आ गया 18,44,000। सेकेंड केस में 13,600 आया, उसका डेली टनेज इनकम हम लोगों ने ऊपर के टेबल के हिसाब से कैलकुलेट किया और अज्यूम ये 200 डेज तक काम किया, तो उसके हिसाब से 13,96,400 का इनकम आ गया। वैसे ही थर्ड केस में। अब अगर आपने ये स्कीम ऑप्ट किया तो आपको ऑलरेडी इतना कम इनकम शो करने का मौका मिल रहा है, तो लॉ बोलता है कि आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे चैप्टर 6A के अंदर या किसी और सेक्शन के अंदर। फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ अज्यूम करता है कि आपको इतना कम इनकम शो करने का मौका मिल रहा है, मतलब हमने आपको डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट दे ही दिया है। तो ये अजम्पशन के वजह से आपका जो असेट है उसको हर साल रिड्यूस करके उसके WDV पे लाते रहेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, माइनस होगा हर साल और WDV रिड्यूस करेंगे, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर ये करने का क्या मतलब बना? मतलब ये बना, अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया गलती से भी या आपको एक्सपेल कर दिया गया, तो उस साल में आपको जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा वो नेक्स्ट WDV पे मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, असेट आज खरीदा, ऑलरेडी यूज हो रहा होगा, लेकिन आपको लेकिन उसका प्राइस जो है वो तो इंक्रीज वाला ही रहेगा, डेप्रिसिएशन रिड्यूस नहीं हुआ रहेगा। तो उस पर जब डेप्रिसिएशन मिलेगा तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा, और वो लॉ नहीं चाहता। तो डेप्रिसिएशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल माइनस किया जाएगा आपके असेट से। फिर इस पे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैट क्या है, तो मैट के केस में हम लोग बुक प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं और उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से टैक्स निकालते हैं, और वो दोनों टैक्स में से जो भी हायर टैक्स आएगा उसको पे करते हैं। तो ये कंडीशन इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर लॉसेस हैं आपके कोई प्रीवियस ईयर के, लेकिन आपने इस साल में अगर उसको ये स्कीम को ऑप्ट कर लिया, तो प्रीवियस ईयर के कोई भी लॉसेस के इस साल में सेट ऑफ नहीं मिलेगा। और अगर आपका कोई और बिजनेस है जिसमें लॉस हो रहा है, तो उसके लॉस का भी सेट ऑफ इस बिजनेस में नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि ये सेपरेट बिजनेस ट्रीट होगा, तो इसके लिए हमने एक कोड बनाया हुआ है DDLJ। पहले डी से डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एल से लॉसेस नहीं मिलेगा, न पिछले साल का न इस साल का किसी और बिजनेस में। फिर जे से क्या, एक्चुअली मैट का सेक्शन है 115JB, तो जे मैंने उधर से ले लिया, कुछ और तो मिल नहीं रहा था, तो DDLJ को नो बोलना पड़ेगा अगर आप इस स्कीम में आते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि कंपनी को एक्सपेल भी किया जा सकता है ये स्कीम में से, तो वो कब कर सकते हैं? अगर कंपनी टैक्स की चोरी करता है या करने की कोशिश करता है तो उसको एक्सपेल कर सकते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि वो टैक्स की चोरी कर रहा है? तो अगर वो रैट की जैसे गोनी में होल करके अनाज को बाहर निकाल रहा है तो उसको एक्सपेल कर देंगे। ये क्या बोल दिया सर आपने? ये कोड है। आर से रिजर्व्स में पैसे ट्रांसफर नहीं करता है। ये स्कीम में जब आप आते हो तो आपको 20% टनेज टैक्स रिजर्व में हर साल ट्रांसफर करना कंपल्शन है। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको
एक्सपेल कर दिया जाएगा। बुक प्रॉफिट्स में से 20% हर साल आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टनेज टैक्स रिजर्व्स में। आर ए अब्यूज ऑफ द स्कीम, अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन आप ऐसे एंटर कर रहे हो जिससे लग रहा है कि आप इस स्कीम का अब्यूज कर रहे हो, अब ये कैसे पता चलेगा? आपके पास और भी बिजनेस है, उस बिजनेस में आप लॉस दिखा रहे हो और वहां के प्रॉफिट्स इधर ट्रांसफर कर रहे हो फेक ट्रांजैक्शन से। जो भी प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन है वो शिपिंग बिजनेस के नाम पे आप बिल बना रहे हो, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिख जाएगा, लेकिन टैक्स तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट पे लगता है। तो इधर आप कितना भी ज्यादा इनकम दिखाओगे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, वहां पे आप लॉस दिखाओगे तो वहां पे टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो हुई ना टैक्स की चोरी। तो ऐसे केस में आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बोनाफाइड ट्रांजैक्शन प्लेस कर रहे हो कि जैसे कि आपको कोई एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और किसी साल में आपका शिपिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया, तो वैसे केस में आपको माफ़ कर देंगे। आपको ज़्यादा चेकिंग नहीं होगा भाई कि वहाँ पे आपने लॉस दिखाया और यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया। आपको प्रूफ करना होगा कि ये बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है। फिर टी, इनको ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी दिए जाते हैं शिपिंग बिजनेस में, तो वो जो मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है अगर वो आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। रैट, RAT। अब एक और सेक्शन है एक्सपल्शन से रिलेटेड, 115VV। ये है चार्टर इन के ऊपर। चार्टर इन क्या होता है? भाड़े पे लेना। शिप को जब भाड़े पे लेते हैं तो बोलते हैं चार्टर इन, और जब भाड़े पे देते हैं तो बोलते हैं चार्टर्ड आउट। तो उस केस में अगर आपका एनुअल नेट टनेज 49% से ज्यादा अगर आप भाड़े पे लेके चलाते हो तो आपको उस साल में ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेट टनेज आपका जो पूरे साल का है उसका 49% से भी ज्यादा आपको भाड़े पे लेके चलाना पड़ रहा है, तो आप ये स्कीम के हकदार नहीं है, ऐसा लॉ बोलता है। ऊपर बोला था कि आपको शिप को ओन करना चाहिए, मतलब उसका इंटेंशन है कि आपको शिप खुद खरीद के और उससे बिजनेस करना चाहिए, लेकिन फिर भी 49% तक वो भाड़े वाले शिप को अलाउ कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा भी अगर आप उस एक प्रीवियस ईयर में करते हो तो उस साल में आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप फिर भी नहीं माने और नेक्स्ट ईयर में भी वही गलती कर दी तो उस साल में भी नहीं मिलेगा, और ये 2 साल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स भी आपको ये स्कीम में रहने नहीं दिया जाएगा। 1 साल में किया तो चलो उस साल में आपको बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आपने 2 साल कंटिन्यू गलती कर दी तो आउट। तो ये 4 कंडीशंस थे एक्सपेल करने के लिए। एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। एक और सेक्शन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एक बार रीड कर लीजिए। इसमें बताया है कि कोर एक्टिविटीज़ का 0.25% तक इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ का इनकम को एग्जेम्प्ट करेंगे। अगर उससे ज़्यादा इंसिडेंटल एक्टिविटी से इनकम होता है तो उसको नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स लगाएंगे।